बीच आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। गोवा में आज 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 301 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे, यानी यहाँ भी आपसे कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। गोवा में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है, तो उत्तराखंड में भी आज वोट डाले जाएंगे। एक ही चरण में वोटिंग हो रही है और गोवा में भी आज वोट डाले जाएंगे और एक ही चरण में यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। तो गोवा में आज 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अंकुश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अंकुश, 40 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। 301 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपसे समझना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि लगभग 20 मिनट बाद जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतदान केंद्रों में? जी बिल्कुल, तैयारी तो पूरी कर ली है और आपको बता दें कि हम गोवा में हैं तो कई सारे जो पोलिंग बूथ है उनको एक गोवन टच दिया गया है। हम पंजिम के इसी एक पोलिंग बूथ पे है जो कि ग्रीन पोलिंग बूथ यहाँ पर कहा गया है। ये पोलिंग बूथ नंबर 23 है। पंजिम का ये क्षेत्र है और ये ग्रीन पोलिंग स्टेशन है। ग्रीन पोलिंग स्टेशन ये है कि देखिए, आप नज़ारा देख सकते हैं कि एक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे कारीगरी की है। जूट वर्क का यहाँ पे काम किया गया है। जो भी मतदाता पहले यहाँ पर आएंगे, पहले यहाँ पर क्योंकि कोविड काल है तो यहाँ पे सैनिटाइजर रखा गया है, उनको अपना हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ पर एक कर्मचारी को तैनात किया गया है, उनकी यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी प्रॉपर तरीके से। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अगर सब कुछ सही रहता है तो उनको अंदर जाने दिया जाएगा। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखें कि पूरी तरीके से ग्रीन जूट वर्क का ये काम किया गया है। गोवन टच दिया गया है क्योंकि गोवा में है और गोवा थोड़ा अलग करने के लिए जाना जाता है। टूरिज्म हब है तो पुलिंग स्टेशन भी कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। कुल 1800 पुलिंग बूथ है पूरे राज्य में और कुछ ही पुलिंग स्टेशन पे इस तरीके से बनाया गया है और अलग अलग मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर जो चुनाव के अधिकारी है वो पूरी तरीके से तैयार है और तैनात हो गए। मॉक पोल होना था पहले कि ईवीएम और वीवीपैट सही तरीके से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरीके से हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि 20 मिनट बाद जो मतदान शुरू होने हैं उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और मतदाता जब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनाया गया है, क्योंकि वोट करना अपने आप में अपने मतों का अधिकार करना अपने आप में एक अच्छी बात होती है। लोग फ्लॉन्ट करते हैं इस चीज को, अपने मार्ग बताते हैं। तो शाही लगे हुए हाथ को के दिखाते हुए यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। तो कुल 1800 पोलिंग बूथ है जहां पर इस तरीके के ग्रीन पोलिंग बूथ, मॉडल पोलिंग बूथ और जो महिलाएं के पोलिंग बूथ है वो बनाया गया है। एक 301 उम्मीदवार है और आपको बता दें कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में जहां पर महिला मतदाता की जो संख्या है पुरुष मतदाता से ज्यादा है। यानी जो 301 उम्मीदवार की किस्मत जो आज तय होनी है वो महिलाओं के हाथ में है ज्यादातर। चलिए अंकुश, अगर आपसे हम गोवा के मुद्दों को समझना चाहें तो बड़ा मुद्दा है खनन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अगर हम कोरोना की बात करें तो जिस तरह से देखा जाए, माफ कीजिएगा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खनन। बेरोजगारी की बात करें क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कोरोना के समय में पर्यटन को जितना नुकसान हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा गोवा के लिए रहा है। और इसी को लेकर जो पार्टियां हैं जो मैदान में हैं वो तमाम वादे भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी गोवा में चुनावी मैदान में है और तमाम वादे कर रही है। तो चुनावी समीकरण और मुद्दे क्या क्या हैं? आज अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है जहां पे सिर्फ मात्र 40 सीटें है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 21 है। अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी को 13 सीट मिली थी और कांग्रेस को 17 सीट मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। मुद्दों की बात करें तो ये बात, गोवा पूरी तरीके से टूरिज्म पर बेस है। पूरी जो रोजगार है लोगों का ज्यादातर टूरिज्म पे है। और एक खनन जो कि माइनिंग है वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। करीब 2 लाख परिवार ऐसे हैं गोवा में जो पूरी तरीके से खनन पे डिपेंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माइनिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो ऐसा कहा गया था कि माइनिंग को एक ऑर्गेनाइज तरीके से वापस से शुरू किया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर काम नहीं हो पाया है। और जो विपक्षी पार्टी है उनको पता है कि माइनिंग किस तरीके से मुद्दा है, इसलिए जब राहुल गांधी भी यहाँ पर जब आए थे और आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें माइनिंग को लेकर खासतौर पर जिक्र है। राहुल गांधी माइनिंग वर्कर से मिल चुके थे। आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो उसमें कहा गया यदि उनकी सरकार आती है तो माइनिंग का काम शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी बड़ी हुई है, टूरिज्म पे डिपेंड है। कोविड के चलते टूरिज्म जो लोग यहाँ पर आते थे टूरिस्ट, उनकी संख्या में भी काफी कमी हुई है। बेरोजगारी, तो ये इस तरीके के कुछ मुद्दे हैं जो गोवा के लोग ध्यान में रख के आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे।
40 सीटें हैं और हम जहां पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं वो पंजीब है, जहां पर रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो साख है वो दांव पर है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यहां से मनोहर पर्रिकर जिन्होंने बीजेपी को गोवा में एक जमीन बनाई, उनके बेटे उत्पल पर्रिकर टिकट के लिए इच्छुक थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और उनके अगेंस्ट में जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी के बाबू मोन्सेरेटो, उनको टिकट दी गई। उत्पल पर्रिकर निर्दलीय चुनावी मैदान में इस पंजिम सीट पर, और देखना दिलचस्प होगा कि गोवा की जनता किसे चुनती है। क्या बीजेपी अपनी साख यहां पर बचा पाती है या उत्पल पर्रिकर जो कि मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं और पर्रिकर लीगेसी के तहत में चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या वो जीत वो काबिज कर पाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। नतीजे 10 तारीख को आने हैं, लेकिन आज जो है गोवा की जो जनता है वो फैसला करेगी कि आखिरकार वो नई सरकार किसे चुनेगी। बिल्कुल अंकुश, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें गोवा की, तो जरा जातीय समीकरण समझाइए, क्योंकि इस बार अगर हम बीजेपी की हम बात करें तो अन्य पिछड़ी जाति वर्ग और भंडारी जाति के उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। भंडारी जाति की बात करें तो 30 से 35% आबादी भंडारी जाति की वहां पर बताई जाती है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो गोवा में जाति समीकरण का जो कार्ड है वो ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि छोटा सा राज्य है, मैन टू मैन मार्किंग है, मात्र 11 लाख मतदाता है। जो लोकल मुद्दे है और जो स्थानिक जो उम्मीदवार है उसके चेहरे पर ज्यादा वोट पड़ते हैं। जाति समीकरण की बात करें तो नॉर्थ गोवा एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, और साउथ गोवा वहां पे क्रिश्चियंस की आबादी ज्यादा है। तो जिस आबादी को देखते हुए टिकट का बंटवारा भी उसी तरीके से किया जाता है। बात करें भंडारी समाज की तो आप पार्टी ने जरूर ये कार्ड खेला हुआ है। पिछले बार जब 2017 में चुनाव होते तब क्रिश्चियन जो चेहरा था उनका, जो माइनॉरिटी का था वो चेहरा था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया था। इस बार इन्होंने दाव भंडारी समाज पे किया है, तो आप पार्टी के जो उम्मीदवार भी है सीएम चेहरे के वो भंडारी समाज के। तो जाति समीकरण किस तरीके से काम करेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन गोवा में जाति समीकरण इतना खास तौर पर मायने नहीं रखता, क्योंकि छोटा सा राज्य है, मैन टू मैन मार्किंग है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का हर एक जो वोटर है अपने उम्मीदवार को अच्छे से जानता है और उम्मीदवार उनको अच्छे से जानता है, तो एक पर्सनल टच पे यहाँ पर काम के निर्णय लिया जाता है कि वो वोट किसे करेंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे।